अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रोटोकॉल पढ़ेंगे जिसका नाम है करबरोस। सो प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने टीसीपी आईपी सिक्योरिटी ओवरव्यू देखा, फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो करबरोस क्या है? करबरोस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये कि जब भी हमें ऑथेंटिकेशन ऐड करनी हो अपनी वेबसाइट में, अपनी एप्लीकेशंस में, तो हम क्या चीज करते हैं। सभी को ये बात पता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए अ वेरी सिंपलेस्ट मैकेनिज्म इज यूजिंग द यूजर नेम और पासवर्ड्स, और हम इससे लॉग इन कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन करवा लेते हैं। अगर इसे ये दिस इज अ सिंपलेस्ट और मिनिमल ऑथेंटिकेशन रूल कि हमें जब भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ये कम से कम हमें अपनी एप्लीकेशन में ये तो करना ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो थोड़ी सी हमें ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए वहां पर, तो हम यूजर नेम पासवर्ड के साथ हम कोई पिन कोड मांग लेते हैं। लेट मी राइट इट फॉर यू। हम कोई मोबाइल के ऊपर पिन कोड दे देते हैं या वन टाइम पासवर्ड दे देते हैं, ओटीपी। और फिर भी सिक्योरिटी अगर नहीं, हमें और सिक्योरिटी चाहिए, तो हम ईमेल के ऊपर भी ऑथेंटिकेशन करवा देते हैं। किसी जगह पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हमें जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑथेंटिकेशन कराने के। ये बेसिक आइडियाज हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि वन टाइम पासवर्ड भी आपके फोन पे आ सकता है, पिन कोड आ जाते हैं एप्लीकेशंस के लिए। आपकी जो है वो ईमेल के ऊपर कोई लिंक आ जाता है जिससे आपको वेरीफाई करना होता है। और बायोमेट्रिक के लिए आपके थंब इम्प्रेशन है, आपके रेटिना स्कैनर्स हैं, आपकी फेस रिकग्निशन है, आपकी वॉइस रिकग्निशन है। तो ये सब चीजें मिलके जो है वो ऑथेंटिकेशन ऐड करती है। हमने शुरू में पढ़ा था कि X.800 ने हमें ये रूल, जो हमने सारी सर्विसेज बताई हैं, वहां पर हमें ऑथेंटिकेशन के लिए भी उसने कहा है कि आपने एक मैकेनिज्म प्रिपेयर करना है ताकि आप बेहतर तरीके से अपने यूजर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकें, यानी आप ओरिजिन की जो है ऑथेंटिसिटी उसको, और डेस्टिनेशन पे जो रिसीव कर रहा है उसकी भी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कर सकें। जो करबरोस प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसा ही प्रोटोकॉल है जिसमें हमें क्या होगा कि हम एक हाई लेवल सिक्योर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जहां पर हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर हम एक सिक्योर्ड हमारा एक इन्वायरमेंट है, तो वहां पर अगर हम ऑथेंटिकेशन ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो इस प्रोटोकॉल का जो है वो इसका बेसिक कंसर्न है। स्टूडेंट्स, द Kerberos प्रोटोकॉल, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोटोकॉल है that is designed to provide a reliable authentication over open and insecure networks where communications between the host belonging to it may be intercepted. So Kerberos protocol specifically is used for authentication, that is network authentication protocol. अगर इसको simplest इसकी definition पूछी जाए, तो you can say that it is network authentication protocol, authentication के लिए इस्तेमाल होगा। डेवलप कब हुआ? 1980s के अंदर MIT के अंदर जो है ये टेक्निक डेवलप की गई थी। It represents an authentication service based on a symmetric key encryption and on a key distribution center KDC, which is the trusted third party. So symmetric key होगी प्लस KDC होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। ये दो चीजें इसमें प्रपोज की गई थी। So why we need Kerberos? Why we need a protocol? As we already know that authentication is a key feature in multi-user system. Whenever there are trillion and trillion of users, and over the internet we have statistics that how many users can be attached with the internet in 1 minute.
तो आप देख सकते हैं कि ट्रिलियन आफ्टर ट्रिलियन यूजर्स जो हैं वो एक वक्त में एक मिनट के अंदर लॉग इन होते हैं इंटरनेट के ऊपर। सो जब इस तरह का मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है, मल्टी यूजर सिस्टम है, सो सिक्योरिटी एनेबल करने के लिए सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड विल नॉट बी इनफ। So we have to divide up the resources with the capabilities between many users and restricts user to access the resources. So main idea क्या है कि जो हमारा एक टिपिकल प्रोसेस है कि हम यूजर नेम पासवर्ड से जो ऑथेंटिकेशन करवा रहे होते हैं उसमें हम एक लेवल सिक्योरिटी का और ऐड कर देंगे। और वो लेवल कैसे होगा कि हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो क्या करे कि वो मतलब जो हमारा हमारा क्लाइंट है या हमारी जो भी एक नोड हमसे सर्विसेज लेना चाहता है, हमसे लिंक करना चाहता है, उसको वेरीफाई करे और वेरीफाई करने के बाद उसको सर्विसेज जो है वो दी जाए। सो अगर हम सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड ही अगर हम कर रहे हैं तो दैट कैन बी क्लियरली jeopardized or changed or modified during the network communication and can be hacked. So each time a password is sent in a clear text, there is chance of interception. So Kerberos model is based on, I already have told you that there is a secret key distribution model that was originally developed by Needham and Schroeder. Keys are basis for authentication in Kerberos. अब कीज इसमें काफी सारी कीज इस्तेमाल होती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। टिपिकली शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स एंड कैन बी यूज्ड बोथ फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। हाउ डज इट वर्क्स? सो इसके ऊपर आने से पहले इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम ये स्लाइड को दोबारा देखेंगे। मगर एक टर्म आपने ज़हन में रखनी है, वो यहाँ पर जो लिखी हुई है दैट इज टीजीटी, दैट इज टिकट ग्रांटिंग टिकट। अब ये क्या है टिकट ग्रांटिंग टिकट? आपके सामने ये आपके चैप्टर नंबर 15 है आपकी विलियम की बुक का, 15.1 फिगर है। अब आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। होपफुली आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि तकरीबन सभी लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं, वो सभी लोग किसी प्ले एरिया में जरूर गए होंगे जहाँ पे गेमिंग जोन होते हैं। अब होता क्या है कि हम जब वहां पर जाते हैं तो हम बच्चों के लिए हम ओरिजिनल मनी इस्तेमाल नहीं करते, हम ये करते हैं कि हम जाकर उनको कुछ पैसे देकर वहां से टोकन खरीद लेते हैं। और वो टोकन जो है वो एक टोकन की कोई ना कोई वैल्यू होती है, मॉनिटरी वैल्यू होती है। और हम कोई भी अगर राइड बच्चा लेना चाहता है तो हम उसको किसी में 2 टोकन इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी में 3 टोकन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम वो टोकन इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि विद इन दी प्ले एरिया, प्ले लैंड और जॉय लैंड ओरिजिनल मनी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो जो टोकन्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो यही कंप्लीट आइडिया अपने जहन में आपने रखना है इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए। जो कर्बरोज है उसका पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। कर्बरोज के अंदर हमारे पास 2 तरह के सर्वर इस्तेमाल होते हैं, एक का नाम है ऑथेंटिकेशन सर्वर और दूसरे का नाम है टिकट ग्रांटिंग सर्वर, दैट इज TGS। समझ लें कि ये वही काउंटर है जहां पर आपने प्ले एरिया के अंदर आकर ओरिजिनल मनी सबमिट किए हैं और आपके जो आपको टोकन्स इशू किए गए हैं किसी खास सर्विस या खास राइड को लेने के लिए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इनके पास एक रेपोजिटरी भी है, एक डेटाबेस भी है जहां पर वो डेटा स्टोर करेंगे। तो कर्बरोस के सर्वर के अंदर ये 3 पार्ट्स है जिनको आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, अब समझ लें कि ये जो मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर पड़ा हुआ है, ये वो राइड है जो बच्चा लेना चाहता है, या वो गेम है जो बच्चा खेलना चाहता है प्ले एरिया के अंदर, और ये वो लोग हैं जो इन सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये सबसे पहला काम क्या हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 6 स्टेप्स का ये प्रोसेस है। देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। यूजर लॉग्स ऑन टू द वर्क स्टेशन एंड रिक्वेस्ट सर्विस ऑन होस्ट। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है ये क्या है, इसने रिक्वेस्ट की है किस चीज की, टिकट ग्रांटिंग टिकट की, कि मुझे एक टिकट दे दो टिकट लेने के लिए। यानी आप समझेंगे हमारे जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर है या टोकन लेने वाला एरिया है उससे पहले भी एक लाइन बनी हुई है
जहां पर इस शख्स की ऑथेंटिकेशन होगी जो ये लेने आना चाहता है। तो आपको एक छोटा सा टोकन दे दिया जाएगा जो आपको वेरीफाई करेगा कि आप एक्चुअल यूजर हैं, और उस टोकन के अगेंस्ट आपको जो है वो टिकट की सर्विस, जो आपको टिकट चाहिए या टोकन चाहिए उस सर्विस को इस्तेमाल करने का, उस सर्वर के पास भेज दिया जाएगा। तो इन दोनों की जिम्मेदारी यही है, एक की वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन है और दूसरे की जो है वो इशूइंग द टिकट्स है। तो इसने रिक्वेस्ट की है टिकट ग्रांटिंग टिकट की, इधर इसने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद इसने इसको टिकट और सेशन की दे दी है। स्टेप नंबर जो 3 है वो क्या है? अभी टिकट तो आ गई है, इसके पास सेशन की भी आ गई है। स्टेप नंबर 3 में कहता है जी, अगेन वो क्या करेगा, वर्क स्टेशन प्रॉम्प्ट्स user for password and uses password to decrypt the incoming message and send ticket authenticator that contain user's name, network address and time to TGS। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन आपको नजर आ रही है। अब इसने जब वेरिफिकेशन इसकी हो गई है पहले और दूसरे मैसेज के बाद, जो तीसरा मैसेज इसने भेजा है, इसने कहा है कि रिक्वेस्ट सर्विस ग्रांटिंग टिकट, यानी मुझे उस राइड के लिए एक टिकट दे दो या उस सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस के लिए जो सर्वर पे पड़ी हुई है उसके लिए टिकट दे दो। इसने क्या किया है, उसने इसको टिकट और सेशन की दे दी है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो 4 मैसेजेस हैं, पहला है रिक्वेस्टिंग द टिकट ग्रांटिंग टिकट, उसने टिकट और सेशन की दे दी, उसने फिर सर्विस की रिक्वेस्ट ली है, यानी पहले उसने टिकट लेने की रिक्वेस्ट की है, फिर जितनी भी सर्विसेज होंगी उसके लिए उसको अलग अलग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि जो बबल सा बना हुआ है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है वंस पर यूजर लॉग इन सेशन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वंस पर टाइप ऑफ सर्विस। जब उसको ये टिकट मिल गई है उसके बाद उसने आगे क्या करना है, उसके बाद उसने वर्क TGS decrypt ticket and authenticator verify request and then create a ticket for requested server, और सर्वर के लिए उसको टिकट दे दी गई है। स्टेप नंबर 5 में वर्क स्टेशन सेंड्स टिकट एंड authenticator टू सर्वर। अब इसने सर्विस रिक्वेस्ट की है, 6th पे क्या हुआ, सर्वर verifies the ticket and authenticator match, then generate access to the service. If mutual authentication is required, server returns an authenticator. So जैसे उसने रिक्वेस्ट किया सर्विस की, उसने उसको ऑथेंटिकेटर प्रोवाइड कर दिया। तो आप देखें कि यहाँ पर जो पूरा एनवायरनमेंट सेट किया गया है वो इस सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया, यानी आप समझ सकते हैं कि सर्वर के अंदर में भी कोई ऐसी सिक्योर हाईली जो है वो इंक्रिप्टेड और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जो है वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। इसको एक्सेस करने के लिए इसने अपनी ऑथेंटिकेशन करने की बजाय उसने एक सर्वर हायर कर लिया, यानी थर्ड पार्टी हायर कर लिया, जो कि लोगों को वेरीफाई भी करेगी और लोगों को सर्विसेज के लिए टिकट भी असाइन करेगी अलोंग विद दी विद द सेशन कीज। सो अब मैं प्रीवियस स्लाइड पे वापस आती हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। Instead of client sending password to application user, request ticket from authentication server, ticket and encrypted request sent to the application server. So ticket granting ticket issue की जाएगी और ticket granting सर्विस ग्रांट के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। सो आगे सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। Step 1 है user login and request to the host, has user request for ticket granting service, authentication server verify user's access right using the database, then gives ticket granting ticket and session key, results are encrypted using password to user, and then the decryption has been done and the ticket granting server will issue a ticket for a specific network and with the specific name and network address. Then we have ticket granting server decrypt the ticket sent by the user, and authenticator verifies the request and create the ticket for requesting services to the from the server. The user send the ticket and authenticator to the server, and then the verifies whole process has been done by these 6 steps. So what are the key benefits of using the Kerberos? So let's discuss it now. So first benefit is that is um, more efficient authentication to servers.
सर्वर के लिए बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेशन जहाँ रिक्वायर होगी वहाँ पर आप ये प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सर्वर कैन authenticate the client by examining the credentials. Client can obtain credentials from particular service once and reuse them throughout a network logon session. So आपने ये देखा कि जब आपको टिकट और सेशन की मिल गई है तो आप सेशन एक स्पेसिफिक सेशन टाइम तक के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल सर्विसेज अचीव कर सकते हैं. सेकंड बेनिफिट इसका है कि म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो जो सर्वर है वो भी अपने आप को वेरीफाई करके टिकट ले सकता है. सो बोथ पार्टीज कैन authenticate themselves for the network connection. Then delegated authentication, we can say that efficient, mutual, and delegated authentication are the properties. Kerberos protocol has a proxy mechanism that allow a service to impersonate its client when connecting to the other services. So proxy can manage and handle different kind of applications and services at a single system by using the Kerberos protocol. So what are the drawbacks? सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि सारी जो पूरा सिस्टम है वो डिपेंड कर रहा है Kerberos सर्वर के ऊपर और Kerberos सर्वर का यानी एक ही सर्वर है अगर उसी के ऊपर सब चीजें डिपेंड कर रही है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसमें हमारे पास होगा. अगर वो सेंट्रलाइज्ड है अगर वो फेल होता है तो हमारी जो सर्वर की ऑथेंटिकेशन है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे. इट रिक्वायर्स continuous availability of a central server. When the server is down, no one can log in. So this is very big drawback in today's world. Kerberos has strict time requirements, which means the clock of involved host must be synchronized with the configured limits. यानी जितने टाइम के लिए चाहिए उतना पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स है. स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है अगर आपको 2 घंटे के लिए सर्विसेज इस्तेमाल करनी है तो उसको सिंक होना चाहिए विद द मैक्सिमम लिमिट और अगर एक्सटेंड करना है तो फिर you need to get the key again and you need to authenticate yourself again. And the administrative protocol is not standardized and differ between server and implementation. तो अब ये स्टैंडर्ड नहीं है इसका कोई ये जिस तरह बाकी हमने सारों के स्टैंडर्ड पढ़े हैं RFC का X.800 है डिफरेंट रिपोर्ट्स हमने देखी थी इस तरह ये एक स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में फर्क हो सकता है. Since all authentication is controlled by the centralized KDC, that is Key Distribution Center, compromises of this authentication infrastructure will allow an attacker to impersonate any user. अगर वो हैक करने में कामयाब हो जाता है किसी एक एंटिटी को फोर्ज करने में कामयाब हो जाता है या अपने आप को गलत ऑथेंटिकेट कराने में कामयाब हो जाता है तो वो हमारे पूरे सर्विसेज को जो है वो वायलेट कर सकता है. Each network service which requires a different host name will need its own set of Kerberos key. So this is another problem that how many keys we will need for all kind of services and all kind of session. So that will create a complexity for the for our processes and definitely we cannot create so many secure keys at the virtual host or clusters. So this complicates virtual hosting and clusters as mentioned here. So these are the major drawbacks of this service. So thank you very much students for this lecture. In this lecture we have discussed that what is the Kerberos protocol and what is the idea of using the authentication servers rather than using the passwords and any other information. This can be one idea. Again, major drawback, keep this thing in your mind that this protocol has major drawbacks in which single point of failure is the most uh, complex part. So I think this protocol can be used for the mutual authentication and for highly secure environment where there are small number of users that wants to use the services of the system. So thank you very much students for this session.